Hello everyone, welcome to my channel. Let's read and learn with Jyotsna. This is part 2 of the chapter 8 of class 10th NCERT biology, that is how do organisms reproduce. In the last video part 1 we have discussed the topic spore formation और आज की वीडियो में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक को डिस्कस करना है। तो जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि उस पार्ट 1 को ज़रूर देखिए जाके, जिससे कि आपको आगे चीज़ें समझने में इजी होगा और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। उसमें भी हमने एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड रीड करके अच्छे से समझा है और आज भी हम यही करने वाले हैं, एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड रीड करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ऐसे ही हमने चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस और चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को भी कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी से पढ़ के, और उसके नोट्स भी मैं आपको दे चुकी हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है उन वीडियोस को जाके ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वी आर ऑल्सो फेमिलियर विद मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डिपेंड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स। क्या कह रहा है? वी आर ऑल्सो फेमिलियर विद द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कि हम फेमिलियर हैं इस बात से, जानते हैं इस बात को कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं जो डिपेंड करता है किस पे, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल, जिसमें दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं। बिफोर अ न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड। कब इन्वॉल्व होते हैं? जब एक न्यू जनरेशन बन जाए उससे पहले दो इन्वॉल्व होंगे इंडिविजुअल्स, तभी तो न्यू जनरेशन बनेगी। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है ये। जैसे कि लेकिन हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। दो मोड्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में कि टू टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने लास्ट वीडियो में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था, उसके सभी टाइप्स पढ़े थे कि कैसे फिजन होता है। फिजन में भी बाइनरी फिजन था, मल्टीपल फिजन था, फिर हमने फ्रेगमेंटेशन देखा था, रीजनरेशन, बर्डिंग, ये सब प्रोसेसेस हमने देखे थे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस भी देखा था। तो आज हमें देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, और जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व था, राइट। तो देखते हैं आगे क्या कह रहा है। बुल्स अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू काल्व्स, कि बुल्स जो हैं अकेले जो हैं न्यू काव्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब ये काव्स क्या होते हैं? काव्स मीन्स जिन यंग वंस होते हैं जो कैटल के, जैसे कि हम जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? बछड़े, राइट। तो बुल्स जो है अकेले काव्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसके लिए काव चाहिए उनको साथ में। अगर बफेलो है तो उसमें भी मेल और फीमेल बफेलो होंगे। काव है तो बुल और काव दोनों होने चाहिए, तब जाके न्यू जनरेशन आएगी, काव्स बनेंगे, प्रोड्यूस होंगे। नॉर कैन हैंस एलोन प्रोड्यूस न्यू चिक्स। ऐसे ही ना ही सिर्फ अकेली मुर्गियां जो हैंस हैं वो अकेले प्रोड्यूस कर सकती हैं चिकन्स को, जो उनके यंग वंस होते हैं, जिन्हें हम चिक्स बोल रहे हैं, चिकन्स बोलते हैं, राइट। तो उनके लिए उनको क्या चाहिए? कॉक भी होना चाहिए और हैन भी, दोनों ही होने चाहिए इन्वॉल्व इस प्रोसेस में, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। इन सच केसेस बोथ सेक्सेस मेल्स एंड फीमेल्स आर नीडेड। तो ऐसे केसेस में, इन केसेस में क्या होता है? दोनों ही सेक्सेस के ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होने चाहिए, मतलब कि मेल एंड फीमेल दोनों ही इन्वॉल्व होने चाहिए, दोनों की ज़रूरत होती है टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन्स। किस लिए ज़रूरत है? न्यू जनरेशन का प्रोड्यूस करने के लिए। वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो क्या सिग्निफिकेंस है इस सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का? मतलब कि क्यों चाहिए इस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का, क्या सिग्निफिकेंस है? तो उसका सिग्निफिकेंस यही है कि इससे क्या होता है? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स होती है इन, जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें। तो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स भी होगा। क्यों? क्योंकि हम दो सेक्सेस से गैमीट्स आ रहे हैं, एक मेल से आ रहा है गैमीट और एक फीमेल से आएगा। तो उससे क्या होगा? जेनेटिक वेरिएशन होगी। वेरिएशन हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, मतलब कि पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 8 वाली वीडियो में, कि वेरिएशन का क्या फ़ायदा है क्या नहीं है। तो जेनेटिक वेरिएशन होगा, इससे क्या होगा? ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ होगा।
हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे जब अगर वेरिएशन जो है नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में होता जाता है तो कैसे वो इवोल्यूशन को प्रमोट करती है ये चीज़। तो अगर इवोल्यूशन होगा तो रीजन ऑफ न्यू स्पीशीज़ तो होना ही होना है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, उसमें क्या हो रहा है, कंबाइनिंग ऑफ डीएनए हो रही होगी फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो ये सारा कुछ हो क्या रहा है, बेसिकली जो है वेरिएशन इसमें होता है, क्योंकि दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं तो दो डीएनए इन्वॉल्व होंगे, उनकी कॉपीज बनेगी। ऑफस्प्रिंग जो बनेंगे, न्यू इंडिविजुअल्स जो बनेंगे, उनमें डाइवर्सिटी ऑफ करेक्टर्स भी आएगा। तो ये सिग्निफिकेंस है हमारा सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का, राइट। Are there any limitations of the asexual mode of reproduction which we have been discussing above? क्या कोई limitations हैं किसकी, asexual mode of reproduction की, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, मतलब हमने तो पार्ट 1 में डिस्कस किया था, राइट। तो इस बुक में मतलब ऊपर है। तो asexual reproduction में कोई limitations हैं? बिल्कुल है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है तो कोई भी वेरिएशन नहीं होगा करेक्टर्स में, कोई न्यू, अगर वेरिएशन ही नहीं होगा तो न्यू स्पीशीज़ ही नहीं बनेगी, कोई नई ओरिजिन ही नहीं होगा न्यू स्पीशीज़ का, नेक्स्ट जनरेशन में कोई वेरिएशन ही नहीं आएगा। दूसरा हमने देखा था कि वेरिएशन एक चीज़ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था जिससे कि अगर कोई चेंज आ जाता है एनवायरनमेंट में, जहाँ पे नीश में जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं, अगर उस एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ जाता है तो क्या होगा, अगर वेरिएशन नहीं होगी तो दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन विल डाई। लेकिन वो वाली ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर जाएंगे जिनमें कुछ वेरिएशन होता है, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, किसका एग्जांपल दिया होता है एनसीईआरटी में, बैक्टीरिया का, जो टेम्परेट वाटर्स में रह रहे थे और उनका अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, ये रहा देखिए, ये रहा यहाँ पे, some variations were to be present वगैरह, if there is a population of bacteria living in temperate waters and if the water temperature were to be increased, अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दे हो जाए ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, तो वो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया वो क्या हो जाएंगे, वो डाई आउट कर जाएंगे। जबकि कुछ बैक्टीरिया जिसमें जिसमें थोड़ा सा वेरिएशंस था तो वो वेरिएंट रेजिस्टेंट थे, राइट। किस लिए, किसके रेजिस्टेंट थे, हीट के रेजिस्टेंट थे। तो जब टेम्परेचर राइज हुआ तो उन्होंने उस चीज़ को रेजिस्ट कर लिया, क्यों, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दैम, और फिर वो सरवाइव कर गए एंड ग्रो फर्दर, और ग्रो किया उन्होंने, राइट। तो इसलिए वेरिएशन इज़ यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम, ये चीज़ हमने कल पढ़ी थी। तो वही बात है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, वेरिएशन नहीं होगा तो ये चीज़ भी नहीं होगी जो अभी समझी हमने। ऐसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, एक और चीज़ हमने देखी थी कि आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स जो हैं प्रोड्यूस करते हैं वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है उसमें एकदम आइडेंटिकल टू दी पेरेंट सेल होता है और हम उसको क्लोन बोलते हैं। जो न्यू डॉटर सेल्स बन रहे होते हैं, जैसे हमने फिजन में देखा था, अमीबा में हो रही थी फिजन, तो जो दो न्यू डॉटर सेल्स बन रहे थे वो क्या थे, एकदम सिमिलर थे पेरेंट सेल से। तो वो क्या, जेनेटिकली कोई वेरिएशन नहीं होता, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, और उन्हें हम क्लोन बोलते हैं। तो उससे वेरिएशन, वही बात आ गई फिर से कि कोई वेरिएशन नहीं आया नेक्स्ट जनरेशन में उनके जीन्स में। और अगर कोई डिफेक्ट भी होगा ना पेरेंट सेल में, पेरेंट ऑर्गेनिज्म में, तो वो भी जो है ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट हो जाएगा, ऑफस्प्रिंग में चला जाएगा वो डिफेक्ट भी। तो इसलिए वेरिएशन इम्पॉर्टेंट है। तो यही हमारा लिमिटेशन हो जाती है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों, इसकी ज़रूरत ही क्या है। द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ द डीएनए एज वेल एज द सेलुलर अपरेटस। जो क्रिएशन होते हैं किसकी, दो न्यू सेल्स जो बनते हैं फ्रॉम वन, किससे, एक सेल से, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले। इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ अ डीएनए, उसमें क्या देखा था हमने कि कॉपी होती है डीएनए की, एज वेल एज सेलुलर एपरेटस, सेलुलर एपरेटस भी बनता है, मतलब डीएनए के साथ साथ सेल भी बनेगा पूरा। द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म, जो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म था, एज वी हैव नोटेड, जो हमने नोट किया, कैन नॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट, वो पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं हो सकता,
and the resultant errors are a source of variations in population of organisms। और जो हम कह रहे हैं एक्यूरेट नहीं है, तो यानी उनमें कुछ एरर होगा, और ये जो एरर्स होंगे वो किस वजह से होंगे? बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो वेरिएशन होती है जिसकी वजह से, उसकी वजह से एरर्स आ रहे हैं। हम कह रहे हैं एवरी इंडिविजुअल कैन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशंस। हर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता है वेरिएशन से। बट इन अ पॉपुलेशन वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर ensuring द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। लेकिन एक पॉपुलेशन जो है में क्या होता है, वेरिएशन यूजफुल होती है किस लिए? उस स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए। It would therefore make sense if organism came up with reproductive modes। इसलिए ये चीज़ मेक सेंस करती है, सेंस बनाती है कि मतलब कि समझ में आता है कि भाई अगर ऑर्गेनिज्म जो हैं कि उनके पास रिप्रोडक्टिव मोड्स हैं दैट अलाउड मोर एंड मोर वेरिएशन टू बी जनरेटेड, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशंस जो हैं जनरेट होंगी। वाइल डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म्स आर नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट। जबकि जो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म है वो एक पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं है। दे आर प्रिसाइज एनफ टू मेक द जनरेशन ऑफ वेरिएशन। लेकिन वो प्रिसाइज हैं इतने, क्या बनाने के लिए? जनरेशन बनाने के लिए। किस चीज़ की जनरेशन? वेरिएशन की। अ फेयरली स्लो प्रोसेस, राइट। इसको वो है स्लो प्रोसेस बना देते हैं। इफ़ द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म्स वर टू बी लेस एक्यूरेट, अगर जो ये डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म थोड़े कम एक्यूरेट होते, मैनी ऑफ द रिजल्टेंट डीएनए कॉपीज वुड नॉट बी एबल टू वर्क विद द सेलुलर अपरेटस। तो उससे क्या होता है कि जो डीएनए कॉपीज बन रही हैं वो अपने न्यू सेलुलर अपरेटस यानी न्यू सेल्स में काम करने के लिए सक्षम ही नहीं होती, एंड वुड डाई। और क्या होता है, वो इवेंचुअली डाई आउट कर जाता है वो सेल। सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट्स, तो कैसे जो प्रोसेस है वेरिएंट्स बनाने का उसको स्पीड अप किया जाए? ईच न्यू वेरिएशन इज मेड इन अ डीएनए कॉपी। हर एक वेरिएशन जो बनती है डीएनए कॉपी में दैट ऑलरेडी हैज़ वेरिएशंस एक्यूमुलेटेड फ्रॉम प्रीवियस जनरेशंस। उस डीएनए कॉपी की जिसमें वेरिएशन बन रही है वो पहले से भी, उसमें पहले से भी कुछ वेरिएशन है। क्यों? क्योंकि जो जिस प्रीवियस जनरेशन से वो बना है, तो जब ये नया इंडिविजुअल बना था तो इसमें वेरिएशन पहले से थी। अब इससे एक और न्यू इंडिविजुअल बन रहा है तो फिर से थोड़ी सी वेरिएशन आ रही है। Thus, two different individuals in a population would have quite different patterns। तो क्या होगा, जो दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होंगे एक पॉपुलेशन में, उनके जो हैं डिफरेंट पैटर्न्स भी होंगे ऑफ एक्यूमुलेटेड वेरिएशंस। किस चीज़ के? कि कैसे वेरिएशन उनके अंदर आई है, उस पैटर्न में भी थोड़ा सा वेरिएशन डिफरेंस होगा दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। सिंस ऑल ऑफ दीज वेरिएशंस आर इन लिविंग इंडिविजुअल्स, क्योंकि ये सारे वेरिएशंस किस में है? लिविंग इंडिविजुअल्स में हैं। इट इज़ एश्योर्ड दैट दे डू नॉट हैव एनी रियली बैड इफ़ेक्ट्स। तो ये चीज़ एश्योर की जाती है कि उनके ऊपर कोई भी बैड इफ़ेक्ट्स ना हों। कंबाइनिंग वेरिएशंस फ्रॉम टू और मोर इंडिविजुअल्स, वेरिएशंस को कंबाइन करना कहाँ से? दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल से कंबाइन करना वेरिएशंस को, वुड दस क्रिएट न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएंट्स। उससे क्या होगा, न्यू कॉम्बिनेशंस बनेंगे वेरिएंट्स के। ईच कॉम्बिनेशन वुड बी नोवेल सिंस इट वुड इन्वॉल्व टू डिफरेंट और इंडिविजुअल्स। हर एक कॉम्बिनेशन कैसा होगा? नोवेल होगा, क्योंकि दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो हैं इन्वॉल्व होंगे। द सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनकॉर्पोरेट सच अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में होता क्या है? डीएनए कंबाइन होता है दो डिफरेंट इंडिविजुअल से ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ये तो हम देख रहे हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का पहला पॉइंट ही यही था कि उसमें दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं। बट दिस क्रिएट्स अ मेजर डिफ़िकल्टी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी बनती है। इफ़ ईच न्यू जनरेशन इज़ टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द डीएनए कॉपीज़, अगर हर एक न्यू जनरेशन जो है कॉम्बिनेशन होगी न्यू ऑफ डीएनए कॉपीज़ फ्रॉम टू प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स, अगर हर एक न्यू जनरेशन जो है कॉम्बिनेशन होगी डीएनए कॉपीज़ का जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं और इंडिविजुअल्स उनमें उनके डीएनए की, देन न्यू जनरेशन विल एंड अप हैविंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए।
तो जो न्यू जनरेशन है बनेगी उसके अंदर जो है डीएनए का अमाउंट जो है ट्वाइस हो जाएगा। जो प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स है, पहली जनरेशन पेरेंट जनरेशन है, उससे जो है जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। दैट द प्रीवियस जनरेशन हैड, वही बात हो गई। दिस इज लाइकली टू मैस अप द कंट्रोल ऑफ द सेलुलर ऑपरेटर्स बाय द डीएनए। इससे क्या होगा कि सारा जो कंट्रोल है सेलुलर ऑपरेटर्स का डीएनए के थ्रू वो सब मैसअप हो जाएगा, वो सब गड़बड़ हो जाएगा। हाउ मैनी वेज कैन वी थिंक ऑफ फॉर सॉल्विंग दिस डिफिकल्टी। तो कौन कौन से कैसे कैसे वेज हैं, कितने सारे, जिसकी वजह से जिन्हें हम सोच सकते हैं कि इस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। वी हैव सीन अर्लियर दैट एज ऑर्गेनिज्म बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, ये हमने पहले भी देखा है कि जैसे ही ऑर्गेनिज्म ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है द स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यू इंक्रीजेस। तो क्या होता है उसमें जो स्पेशलाइजेशन होता है टिश्यूज़ का वो बढ़ जाता है। हर एक फंक्शन के स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं जैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है बॉडी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। वन सॉल्यूशन दैट मैनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव फाउंड, एक सॉल्यूशन जो सभी मोस्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ने ढूंढ निकाला होगा फॉर द प्रॉब्लम मेंशन्ड अबव, उस प्रॉब्लम के लिए जो अभी हमने मेंशन की कि अगर डीएनए कॉपीज जो है दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑफस्प्रिंग में जा रही है तो जो नया ऑफस्प्रिंग या न्यू जनरेशन क्रिएट होगी तो उसमें तो डबल अमाउंट हो जाएगा डीएनए का एज कम्पेयर टू दी पेरेंट जनरेशन। ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है निकाला है, is to have special lineages of cells in specialized organs, की एक स्पेशल लाइनेज होनी चाहिए सेल्स की स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स में, in which only half the number of chromosomes and half the amount of DNA as compared to the non reproductive body cells। जिससे क्या होगा कि जो दो सेल्स इन्वॉल्व होंगे उसमें रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें जो वो जो सेल्स के हमने जो बताया ना स्पेशलाइज होने चाहिए ऑर्गन्स में, उनमें जो है सिर्फ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होने चाहिए और हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए होना चाहिए। किसके कंपैरिजन में, जो हमारे नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स हैं। दिस इज अचीव्ड बाय अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस। तो ये चीज़ कैसे की जाती है जो हमने ये सॉल्यूशन बताया, ये की जाती है कौन से प्रोसेस के थ्रू, सेल डिवीजन का जो प्रोसेस होता है मियोसिस का, उसके थ्रू की जाती है। राइट, जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हाफ हो जाते हैं जब हम उन सेल्स में जो कि रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स नहीं हैं, ये मियोसिस के थ्रू होता है। दस व्हेन दीज जर्म सेल्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स कंबाइन, इसलिए जब जो ये जर्म सेल्स हैं, जर्म सेल्स कौन से जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, जिसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए है, दो इंडिविजुअल से कंबाइन करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। जब दो इंडिविजुअल से कंबाइन करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनाने के लिए, न्यू इंडिविजुअल बनाने के लिए, इट रिजल्ट्स इन रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये क्या किस में रिजल्ट करता है कि दोबारा से जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इस्टेब्लिश हो जाते हैं ऑन द डीएनए कंटेंट इन द न्यू जनरेशन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और डीएनए कंटेंट जो है दोबारा से इस्टेब्लिश हो जाता है न्यू जनरेशन में। अब डबल नहीं रहेगा, अब जितना अमाउंट होना चाहिए उतना ही होगा। इफ़ द जाइगोट इज़ टू ग्रो, अगर जाइगोट को ग्रो करना होगा एंड डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म, और उसे डेवलप होना होगा ऑर्गेनिज्म में विच हैज़ हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स, ऑर्गेनिज्म में जिसमें क्या होते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ और ऑर्गन्स होते हैं। हमने पढ़ा है कि ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, सेल्स के ग्रुप से टिश्यूज़, टिश्यूज़ ग्रुप बना के ऑर्गन्स, ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो राइट देन इट हैज़ टू हैव सफिशिएंट स्टोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डूइंग दिस, इसलिए उसके पास क्या होना चाहिए, सफिशिएंट स्टोर होना चाहिए एनर्जी का ये सब करने के लिए। जाइगोट क्या होगा, जाइगोट वो होगा जब जो है मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज कर जाते हैं एक दूसरे के साथ और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो सबसे पहले जो बनता है उसे हम जाइगोट कहते हैं। फिर वही जाइगोट आगे चल के फुली ग्रोन इंडिविजुअल में डेवलप होता है विद डिफरेंट प्रोसेसेस, वो सब अभी पढ़ेंगे आगे। इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म, जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स नहीं है, इट इज़ सीन दैट द टू जर्म सेल्स आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर।
तो उनमें देखा गया है कि जो दो जर्म सेल्स होते हैं आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जो डिफरेंट जर्म सेल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग नहीं होते हैं, एंड में इवन भी सिमिलर, और इवन वो सिमिलर भी हो सकते हैं। बट एज द बॉडी डिज़ाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, लेकिन जैसे ही बॉडी डिज़ाइन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, द जर्म सेल्स ऑल्सो स्पेशलाइज, जर्म सेल्स भी क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं। वन जर्म सेल इज लार्ज, एक जर्म सेल लार्ज होता है, बड़ा होता है, एंड कंटेन्स फूड स्टोर्स, और उसमें फूड स्टोर्स भी होता है। वाइल द अदर इज स्मॉलर, जबकि जो दूसरा जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, एंड लाइकली टू बी मोटाइल, और कैसा होता है, मोटाइल यानी मूव कर सकता है जो, राइट। तो ये जो जर्म सेल जो लार्ज है ये बात कर रहा है ओवम का, ओवम के बारे में, जो कि फीमेल्स में होता है, और ये जो स्मॉलर की बात कर रहा है और मोटाइल की बात कर रहा है, ये स्पर्म की बात कर रहा है, एक तरीके से देखा जाए अगर हम ह्यूमंस में कंपेयर करें तो इसको। ये सब चीज़ें भी आगे हम पढ़ेंगे। कन्वेंशनली द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड द मेल गैमीट। देखिए इसने बोल दिया कि जो मोटाइल जर्म सेल होता है उसको हम मेल गैमीट कहते हैं, एंड द जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड इज कॉल्ड द फीमेल गैमीट। और जो जर्म सेल लार्ज इन साइज था और जिसमें फूड स्टोर था वो क्या है, वो फीमेल गैमीट होता है। We shall see in the next few sections how the need to create these two different types of gametes give rise to differences in the male and female। ये हम देखेंगे आगे ही sections में कि कैसे जो है जो नीड थी किसे बनाने की, these two different types of gametes, इन दो gametes के बनाने की, give rise to difference in the, उससे क्या हुआ, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में डिफरेंसेस आ गए, एंड इन सम केसेस डिफरेंसेस इन द बॉडीज ऑफ द मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म। इवन इन सम केसेस क्या होता है, मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज में भी डिफरेंसेस आ जाते हैं, जैसा कि हम ह्यूमंस में ही होता है। मेल की बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है एंड फीमेल का अलग होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट से ही तो हम पता लगाते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है, राइट। तो ये अभी हम पढ़ेंगे आगे, उससे पहले हमें क्या पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में, फ्लावरिंग प्लांट्स में। द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं किसमें, एंजियोस्पर्म्स में, वो किसमें प्रेजेंट होंगे, फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। आपने डिफरेंट पार्ट्स जो हैं फ्लावर के पहले ही पढ़े हुए हैं, क्या क्या होते हैं वो, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल। तो सेपल्स क्या होते हैं, ये दिख रहा है आपको, ये जो ग्रीन कलर के ये दिख रहे हैं यहाँ पे, फ्लावर के नीचे छोटी छोटी लीव्स टाइप स्ट्रक्चर होता है, उन्हें हम सेपल्स कहते हैं। पेटल्स जो पंखड़ी होती हैं हमारे फूल की, और क्या बोल रहा है वो, पिस्टल, स्टेमन्स। तो पिस्टल के पार्ट तीन आ जाते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और स्टेमन में क्या क्या आ जाता है, एंथर और फिलामेंट, राइट। स्टेमन्स एंड पिस्टल्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। जो स्टेमन्स और पिस्टल हैं ये कैसे पार्ट्स हैं, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं फ्लावर के, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। विच कंटेन द जर्म सेल, जिनके अंदर क्या होगा, जर्म सेल्स होंगे। ऑब्वियसली अगर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है तो इन्हीं के अंदर जर्म सेल्स होंगे जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। व्हाट पॉसिबल फंक्शन कुड द पेटल्स एंड सेपल्स सर्व। लेकिन जो ये पेटल्स हैं और ये सेपल्स हैं ये इनका क्या फंक्शन है, इनका भी फंक्शन है जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। द फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल, फ्लावर कैसा हो सकता है, यूनिसेक्सुअल हो सकता है, जैसा कि पपाया और वाटरमेलन हो गया, उनके जो प्लांट का फ्लावर होता है वो कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। व्हेन इट कंटेन्स आइदर स्टेमेंस और पिस्टल, मतलब यूनिसेक्सुअल मतलब कोई एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा उसमें, मतलब कि या तो स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे या पिस्टल। जो पिस्टल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो स्टेमन है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो या तो उसमें स्टेमन्स होंगे या पिस्टल होंगे, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, यूनिसेक्सुअल। यूनी मतलब वन, सेक्सुअल मतलब वन सेक्स का, और बायसेक्सुअल फिर से बाय आ गया। बाय मैंने कल भी बताया था किसके लिए रूट वर्ड है, टू के लिए, तो टू बायसेक्सुअल मतलब दोनों ही सेक्सेस प्रेजेंट होंगे, मतलब मेल फीमेल दोनों ही। तो उसका एग्जांपल क्या है, हिबिस्कस और मस्टर्ड।
तो ये सब आपको याद होना चाहिए कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर के जो ये एग्जांपल है एनसीईआरटी के, ये आपको अच्छे से रट लेने हैं। एनसीईआरटी के तो ज़रूर रट लेने हैं, उसके अलावा और आप पढ़ सकते हैं और अच्छा लिख सकते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड, बट ये तो याद होना ही चाहिए। बायसेक्सुअल का एग्जांपल है हिबिस्कस और मस्टर्ड। व्हेन इट कम्स बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टल, ये मैंने आपको बता दिया, दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स उसमें प्रेजेंट होंगे, मेल फीमेल दोनों, तो मेल स्टेमन्स एंड पिस्टल फीमेल। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मैंने बता ही दिया, एंड प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स, और क्या प्रोड्यूस करता है वो, पोलन ग्रेन्स दैट आर येलोइश इन कलर, वो जो कैसे होते हैं, येलो कलर के होते हैं। जो सभी ने देखा ही होगा, ये हिबिस्कस फ्लावर, उसमें आपको दिखता है ये जो ये ऊपर ये दिख रहे होते हैं, ये क्या है, ये एंथर होता है ऊपर, और ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा होता है, स्टेमन का ही पार्ट होता है। और उसके ऊपर जो छोटे छोटे आपने कभी देखे भी हों, येलो कलर के छोटे छोटे से दाने से दिखते हैं, वो क्या होते हैं, वो पॉलेंस होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। यू मस्ट हैव सीन दिस येलोइश पाउडर दैट ऑफन स्टिक्स टू आवर हैंड्स इफ वी टच द स्टेमन ऑफ अ फ्लावर। यही वही बात कह रहा है कि जब हम आपने टच ही किया होगा, पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो, थोड़ा सा हमारे को दाने दाने से महसूस होता है उसमें, जो हमारे हैंड पे स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है अगर हम स्टेमन को टच करते हैं किसी फ्लावर के। पिस्टल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर, पिस्टल कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है फ्लावर के, एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और कैसा पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये मैं बता चुकी हूँ। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, ये किससे बना, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, मैंने ये डायग्राम में भी हमने देख लिया अभी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और मेल वाले में देखें तो एंथर और फिलामेंट होता है स्टेमन का, राइट। द स्वॉलन बॉटम पार्ट इज द ओवरी, जो बॉटम यानी नीचे का पार्ट होता है जो स्वॉलन होता है, फूला हुआ, उसे क्या कहते हैं, ओवरी। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये जो नीचे ओवरी है कैसा है, स्वॉलन पार्ट है ना, थोड़ा सा मोटा है ना। मिडल एलोंगेटेड पार्ट इज द स्टाइल, जो मिडल का एलोंगेटेड लंबा पार्ट है वो कैसा है, उसे क्या कहेंगे, स्टाइल। एंड द टर्मिनल पार्ट विच में बी स्टिकी इज द स्टिग्मा, और जो टर्मिनल पार्ट है, आखिरी का जो पार्ट है जो स्टिकी सा हो सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, स्टिग्मा। तो ये दिख ही रहा है, ओवरी एरी स्वॉलन पार्ट होती है, ये बीच में एलोंगेटेड जो है ये हमारा स्टाइल है और ये जो ऊपर का पार्ट है स्टिकी टाइप होता है, चिपचिपा टाइप, इसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा। द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स, ओवरी में क्या होते हैं, ओव्यूल्स, यही ओव्यूल्स आगे चल के क्या बन जाते हैं, सीड्स में कन्वर्ट होते हैं। ओवरी में क्या प्रेजेंट होंगे, ओव्यूल्स, ओवरी से ओव्यूल्स, एंड ईच ओव्यूल हैज़ एन एग सेल, और हर एक ओव्यूल में क्या होता है, एक एग सेल होता है। द मेल जर्म सेल प्रोड्यूसेस बाय पोलन ग्रेन्स, जो मेल जर्म सेल है कौन प्रोड्यूस करेगा, पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स कहाँ थे, एंथर में होते हैं, स्टेमन का पार्ट है पोलन ग्रेन्स। फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट प्रेजेंट इन द ओव्यूल, तो पोलन ग्रेन्स में जब मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो किससे फ्यूज करेंगे, जो फीमेल गैमीट प्रेजेंट है किसमें, ओव्यूल में। द फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल्स और फर्टिलाइजेशन गिव्स अस द जाइगोट, तो जब ये दोनों मेल और फीमेल जर्म सेल्स जो फ्यूज कर जाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया। और उससे क्या बनेगा, मैंने बोला ना, फर्टिलाइजेशन होते ही जो फर्स्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, विच इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट, जो कैपेबल होता है एक न्यू प्लांट में ग्रो करने के लिए। ऐसे ही ह्यूमंस में भी होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जो फर्स्ट बनेगा उसे हम कहेंगे जाइगोट, कोई एक सेल स्ट्रक्चर बनेगा ना, उसे हम जाइगोट बोलेंगे। और फिर वही जाइगोट आगे मल्टीपल डिविजन्स और वेरियस प्रोसेसेस के थ्रू होता होता और फुली ग्रोन ऑर्गेनिज्म न्यू यंग वन में चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही फ्लावर्स में भी होता है, जो फीमेल और मेल जर्म सेल्स हैं वो फ्यूज़ करते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट जो है न्यू प्लांट में ग्रो कर जाएगा। दस द पोलन नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा, तो ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होना है यानी फ्यूज़ करवाना है जर्म सेल्स को, इसके लिए जो पोलन ग्रेन्स वहाँ पे स्टेमन्स के पास हैं उनको ट्रांसफ़र कराने की ज़रूरत है, कहाँ तक, स्टिग्मा तक, राइट। इफ दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन अकर्स इन दी सेम फ्लावर, अगर ये जो ट्रांसफर है पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक, है ना,
ये देखिए, अभी इसको वहाँ पे भी समझेंगे, जैसे हमने यहाँ का पढ़ा, ये यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है इसमें, ये स्टिग्मा प्रेजेंट है फीमेल, तो ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ पहुँचेंगे तभी तो आगे जाके वो इस इधर से अंदर आता जाएगा स्टाइल के थ्रू, फिर ओवरी तक पहुँचेगा, ओवरी से ओव्यूल तक पहुँचेगा, और फिर फ्यूजन होगी जर्म सेल्स की, राइट। इसके लिए ये सबसे पहले पॉलन ग्रेन जो ट्रांसफर तो होने चाहिए स्टिग्मा तक। तो जो ये ट्रांसफ़र है पॉलन ग्रेन्स का अक्कर इन द सेम फ्लावर, अगर ये जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र है एक ही फ्लावर में हो रहा है, सेम फ्लावर में, इट इज़ रेफर टू एज सेल्फ पॉलिनेशन। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। सबसे पहले तो पॉलिनेशन क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ द पॉलन्स फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा, ये सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी पॉलिनेशन की। अब उसका पार्ट आ जाता है सेल्फ पॉलिनेशन का। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन कहाँ से, स्टेमन से स्टिग्मा तक इन द सेम फ्लावर, इट इज रेफर टू एज सेल्फ पॉलिनेशन। ऑन दी अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ देखें, अगर ये पॉलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, अगर ये पॉलन ग्रेन्स सेम फ्लावर में ही ट्रांसफ़र ना होकर दूसरे किसी फ्लावर में जाके ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उसके फीमेल पार्ट से जाके फ्यूज़ करते हैं और आगे का प्रोसेस करते हैं रिप्रोडक्शन का, तब हम उसे क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तब हम उसे क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। दिस ट्रांसफर ऑफ pollen फ्रॉम वन फ्लावर टू another इज अचीव्ड बाय एजेंट्स लाइक विंड, वाटर और एनिमल्स। तो ये जो ट्रांसफ़र है पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक, वो किसके द्वारा किया जाता है, कुछ ना कोई मीडियम चाहिए उसके लिए, तो उसको हम कहते हैं वेक्टर कहते हैं। वैसे तो इसमें दिया नहीं है उसमें, तो जो ये एजेंट्स बोल रहे हैं ना, ये वेक्टर्स का, इनको हम नाम देंगे वेक्टर्स। तो ये क्या हो सकते हैं, विंड भी हो सकती है, हवा चले तो उससे पॉलन ग्रेन्स वो इतने लाइट वेट होते हैं, वो आसानी से हवा में उड़ के ट्रांसफ़र हो जाते हैं, या वाटर के थ्रू, या एनिमल्स के थ्रू। ये जो हमारे ये फ्लाइज होते हैं, बटरफ्लाइज हो गया या भंवरा वगैरह हो गया, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, राइट। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स में हेल्प करते हैं, इनकी बॉडी से स्टिक कर जाते हैं। जब एक फूल से बैठे तो उनके पॉलन इनकी बॉडी पे चिपक गए, जब दूसरे फूल पे जाएंगे तो वहाँ पे पॉलन ग्रेन्स जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे अपने आप। समझ आई बात। आफ्टर द पॉलन लैंड्स ऑन अ सुटेबल स्टिग्मा, जब पॉलन जो है लैंड कर जाता है सुइटेबल स्टिग्मा पे, इट हैज़ टू रीच द फीमेल जर्म सेल। अब उसको कहाँ पहुँचना होगा, फीमेल का जो जर्म सेल है जो कहाँ प्रेजेंट है, ओवरी में, तो उसको स्टिग्मा से होते हुए पॉलन ग्रेन को स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुँचना है, ओवरी में भी ओव्यूल तक पहुँचना है। फॉर दिस अ ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन एंड ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी। इसके लिए क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है पोलन ग्रेन में ग्रो कर जाता है, जिसके थ्रू वो ट्रैवल करता है स्टाइल में, जो स्टाइल एलोंगेटेड पार्ट था ना उसमें जो पोलन ग्रेन ट्रैवल करेगा टू रीच द ओवरी, ओवरी तक पहुंचने के लिए। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जो जाइगोट बना डिवाइड सेवरल टाइम्स, वो कितनी बार, बहुत बार डिवाइड करता है टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। किस लिए डिवाइड करता है, जिससे कि वो एम्ब्रियो बना सके, किस में, ओव्यूल में। द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट, जो ये ओव्यूल है उसके वो क्या कर लेता है, एक टफ कोट जो है डेवलप कर लेता है, एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ सीड। अब धीरे धीरे फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने पहले ही बताया था ओव्यूल्स जो है बाद में सीड्स बन जाते हैं। द ओवरी ग्रोज रैपिडली, जो ओवरी है वो जल्दी जल्दी ग्रो करती है तेजी से, एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट, और फिर वो राइप हो जाती है, पक जाती है, क्या करने के लिए, उसका क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। मीन वाइल, तब तक क्या होता है, जो पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, स्टेमन्स, स्टाइल एंड सिग्मा में श्रिवल एंड फॉल ऑफ। तब तक क्या होंगे, ये जो पेटल सेपल्स, ये जो पार्ट्स थे, ये क्या हो जाएंगे, ये सूख के झड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि जाइगोट फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट जो है आगे डेवलप कर रहा है, एम्ब्रियो बना है, फिर उसके बाद क्या होगा, प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन क्यों हो रहा है,
फ्रूट्स ही तो बनते हैं उससे। तो फ्रूट्स किससे बन रहा है? फ्लावर्स में पहले रिप्रोडक्शन होगी, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर धीरे धीरे वो फ्रूट बनेगा। तो वो फ्रूट जो बनेगा उससे क्या होगा, जितना भी फ्लावर के बाकी पार्ट्स थे वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे वो फ्रूट बनता जाएगा वैसे वैसे ये बाकी पार्ट्स जो हैं सूखते जाएंगे और फॉल ऑफ हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। हैव यू एवर ऑब्जर्व एनी फ्लावर पार्ट स्टिल परसिस्टिंग इन द फ्रूट? क्या आपने कभी कोई फ्लावर पार्ट देखा है फ्रूट में कि वो फ्रूट में भी हो, जब वो फ्रूट में चेंज हो गया तब तक वो ये जो इनमें से कोई एक पार्ट उसमें स्टिल प्रेजेंट हो? ट्राई एंड वर्क आउट द एडवांटेजेस ऑफ सीड फॉर्मेशन फॉर द प्लांट। दी सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट। सीड में क्या होता है? फ्यूचर प्लांट होता है, और एम्ब्रियो या फिर एम्ब्रियो कह सकते हैं, विच डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग। जो किस में डेवलप होगा? सीडलिंग में जो छोटा पौधा बन जाता है। अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस द प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। तो सीड लगाते हैं ना, हम उसे जर्मिनेट कराते हैं पहले, फिर वो छोटे से पौधे में बदल जाता है, फिर उस पौधे को हम पूरा ग्रो करवाते हैं। तो इसमें क्या देखिए, जर्मिनेशन लिखा हुआ है, क्या दिखा रहे हैं ये सीड है। अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये आपको 2 कॉटिलिडन्स नजर आएंगे, इनको हम नाम देंगे कॉटिलिडन्स। जो आपने कभी वो होता है ना ग्राम चना जो होता है उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना, ये ऐसे ही तो दिखता है, उसे हम बीच में से अगर ओपन कर दे तो वो जो 2 ये जो हमारे को पार्ट्स दिखते हैं वो क्या होते हैं? ये कॉटिलिडन्स होते हैं। उसको जब हम जर्मिनेट करवाएं अगर, तो क्या होगा, हमारे को एक छोटा सा पौधा टाइप अंकुरित होना शुरू हो जाता है, हम जिसे बोलते हैं। तो वो ग्रो करना शुरू कर जाएगा, जर्मिनेट करना शुरू कर जाएगा। तो जो ऊपर का पार्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे? प्लूम्यूल। ये प्लूम्यूल जो है क्या होगा? प्लूम्यूल जो है हमारा शूट में कन्वर्ट होगा आगे चल के, जब प्लांट इसको हम ग्रो करवाएंगे तो ये जो प्लूम्यूल है ये शूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ये नीचे का पार्ट है रेडिकल जिसे हम कह रहे हैं, ये आर से रेडिकल, आर से रूट, रूट में कन्वर्ट होगा जाके जैसे ये प्लांट में ग्रो करना शुरू करेगा, राइट। और जो कॉटिलिडन्स है वो क्या है? फूड स्टोर है। तो ये आपने समझ लिया। सोक अ फ्यू सीड्स ऑफ बंगाल ग्राम। चने को आपको भिगोना है और उसे रात भर रख देना है। ड्रेन द एक्सेस वाटर। एक्स्ट्रा पानी को हटा देना है। कवर द सीड्स विद अ वेट क्लॉथ। गीले कपड़े से ढक देना है उसको। लीव देम फॉर अ डे। और उनको एक दिन के लिए रखना है। मेक श्योर दैट द सीड्स डू नॉट बिकम ड्राई। ये ध्यान देना है कि जो सीड्स हैं वो ड्राई नहीं होने चाहिए। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद द फिगर 8.9 एंड सी इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई ऑल द पार्ट्स। तो जैसा कि हमने देखा है, ये सभी ने देखा भी होगा अपने घरों में, जर्मिनेट करा के देखा ही होगा। अगर चने को नहीं तो मूंग की दाल वगैरह हम जर्मिनेट कराते हैं, अंकुरित करवाते हैं, तो क्या होगा, हमको उसमें कुछ न अंकुरित पार्ट नज़र आता है उसमें। तो उसमें जो ऊपर की तरफ पार्ट होगा प्लूम्यूल होगा, जो नीचे वाला पार्ट होगा वो रेडिकल होगा, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा है, राइट। और कॉटिलिडन्स तो पता ही है, वो फूड स्टोर हैं और वो पहले भी दिख रहे थे हमें। तो हमें ये 2 कॉटिलिडन्स हैं तो डाइकॉटिलिडनस बोल देते हैं हम उसको, ग्राम सीड को, राइट। क्यों? क्योंकि 2 कॉटिलिडन्स दिखते हैं। तो ये सभी ने देखी होगी ये वाली एक्टिविटी पहले भी करके ही, और जिन्होंने नहीं देखे हैं वो करके देखें, इंटरेस्टिंग है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अब क्या आ जाता है? ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। आई थिंक वी शुड स्टॉप इट हेयर ओनली, अदरवाइज द वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे और इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और रिवाइज करते रहिए जितना हमने पढ़ा है और पढ़ते रहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।